नमस्ते। केम जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रवीण जगन्नाथ जी, WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, गुजरात के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनोवाल जी, मनसुख मांडविया जी, महेंद्र भाई मुजपरा जी, देश विदेश से आए सभी डिप्लोमेट्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और एक्सपर्ट्स, देवियों और सज्जनों, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट इनोवेशन समिट में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने अक्सर देखा है कि अलग अलग सेक्टर्स में निवेश के लिए इन्वेस्टमेंट समिट होती रही है और गुजरात ने तो विशेष रूप से एक बहुत ही व्यापक रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ाया है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब आयुष सेक्टर के लिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है। साथियों, ऐसी इन्वेस्टमेंट समिट का विचार मुझे उस समय आया था जब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ था। हम सभी देख रहे थे कि उस दौरान किस तरह आयुर्वेदिक दवाइयां, आयुष काढ़ा और ऐसी अनेक प्रोडक्ट्स इम्यूनिटी बढ़ाने में लोगों की मदद कर रहे थे। और उसका परिणाम, जब ये कोरोना कालखंड था, तब भारत में से हल्दी का एक्सपोर्ट अनेक गुना बढ़ गया था। यानी ये इसका सबूत है। इसी दौर में हमने देखा कि जो मॉडर्न फार्मा कंपनियां हैं, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें उचित समय पर निवेश मिलने पर उन्होंने कितना बड़ा कमाल करके दिखाया। कौन कल्पना कर सकता था कि इतनी जल्दी हम कोरोना की वैक्सीन विकसित कर पाएंगे, मेड इन इंडिया। इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट किसी भी क्षेत्र का सामर्थ्य कई गुना बढ़ा देता है। अब समय आ गया है कि आयुष क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए। आज का ये अवसर, ये समिट, इसकी एक शानदार शुरुआत है। साथियों, आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की संभावनाएं असीमित है। आयुष दवाओं, सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। आपको जानकर के आनंद होगा, 2014 से पहले जहां आयुष सेक्टर में
$3 बिलियन से भी कम का काम था। 14 से पहले $3 बिलियन से भी कम, आज ये बढ़कर $18 बिलियन को भी पार कर गया है। जिस प्रकार पूरी दुनिया में आयुष प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी। नेशनल सप्लीमेंट्स हो, मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, आयुष आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स हो या फिर टेलीमेडिसिन, हर तरफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावनाएं हैं। साथियों, आयुष मंत्रालय ने ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के द्वारा विकसित की गई एक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किया गया है। उसमें भी जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में देखने को मिला है, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। और आप सब मेरे नौजवान साथी तो ज्यादा जानते हैं कि एक प्रकार से भारत का स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। एक प्रकार से भारत में आज यूनिकॉर्न्स का दौर है। साल 2022 में ही, यानी 2022 को अभी 4 महीने पूरे नहीं हुए हैं, साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्द आयुष के हमारे स्टार्टअप से भी यूनिकॉर्न उभर कर सामने आएगा। साथियों, भारत में हर्बल प्लांट्स का खजाना है और हिमालय तो इसी के लिए जाना चाहता है। एक तरह से ये हमारा ग्रीन गोल्ड है। हमारे यहां कहा भी जाता है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र न शुरू होता हो, कोई ऐसी जड़ नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो। इसी प्राकृतिक संपदा को मानवता के हित में उपयोग करने के लिए हमारी सरकार हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स के उत्पादन को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। साथियों, हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट का उत्पादन किसानों की आय और आजीविका बढ़ाने का अच्छा साधन हो सकता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बहुत स्कोप है। लेकिन हमने ये देखा है कि ऐसे प्लांट्स और प्रोडक्ट्स का मार्केट बहुत लिमिटेड होता है, स्पेशलाइज होता है। बहुत जरूरी है कि मेडिसिनल प्लांट्स की पैदावार से जुड़े किसानों को आसानी से मार्केट से जुड़ने की सहूलियत मिले। इसके लिए सरकार आयुष ई मार्केट प्लेस के आधुनिकीकरण
और उसके विस्तार पर भी बहुत तेजी से काम कर रही है। इस पोर्टल के जरिए हर्ब्स और मेडिसिनल प्लांट की पैदावार से जुड़े किसानों को उन कंपनियों से जोड़ा जाएगा जो आयुष प्रोडक्ट्स बनाती हैं। साथियों, आयुष प्रोडक्ट्स के निर्यात को प्रमोट करने के लिए भी बीते सालों में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। दूसरे देशों के साथ आयुष औषधियों की परस्पर मान्यता पर बल दिया गया है। इसके लिए हमने बीते सालों में अलग अलग देशों के साथ 50 से अधिक एमओयू किए हैं। हमारे आयुष एक्सपर्ट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ मिलकर आईएसओ स्टैंडर्ड्स विकसित कर रहे हैं। इससे आयुष के लिए 150 देशों से भी अधिक देशों में एक विशाल एक्सपोर्ट मार्केट खुलेगा। इसी तरह एफएसएसएआई ने भी पिछले ही हफ्ते अपने रेगुलेशंस में आयुष आहार नाम की एक नई कैटेगरी घोषित की है। इससे हर्बल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के उत्पादों को बहुत सुविधा मिलेगी। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। भारत एक स्पेशल आयुष मार्ग भी बनाने जा रहा है, जिसकी एक ग्लोबल पहचान बनेगी। भारत में बने उच्चतम गुणवत्ता के आयुष प्रोडक्ट्स पर यह मार्क लगाया जाएगा। ये आयुष मार्क आधुनिक टेक्नोलॉजी के प्रावधानों से युक्त होगा। इससे विश्व भर के लोगों को क्वालिटी आयुष प्रोडक्ट्स का भरोसा मिलेगा। हाल में बने आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से भी निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और विदेशी बाजार खोजने में मदद मिलेगी। साथियों, आज एक और घोषणा मैं आपके बीच कर रहा हूं। देश भर में आयुर प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार आयुष पार्क का नेटवर्क विकसित करेगी। ये आयुष पार्क देश में आयुष मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा देगा। साथियों, हम देख रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म, आज भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए दुनिया के कई देशों के लिए एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन बना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टूरिज्म के इस सेक्टर में जहां इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावना है, हमने देखा है कि किस तरह केरल के टूरिज्म को बढ़ाने में ट्रेडिशनल मेडिसिन ने मदद की। ये सामर्थ्य पूरे भारत में है, भारत के हर कोने में है। हील इन इंडिया इस दशक का बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा आदि विद्याओं पर आधारित वेलनेस सेंटर्स बहुत प्रचलित हो सकते हैं। देश में तेजी से विकसित हो रहा आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको और अधिक मदद करेगा। जो विदेशी नागरिक, जैसा मैंने कहा
कि आज हेल्थ टूरिज्म के लिए भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन रहा है। तो जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। शीघ्र ही भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रही है। इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केन्या के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोजमेरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। रोजमेरी, आर यू हियर? यस, शी इज देयर। रोजमेरी, वेलकम टू गुजरात। रोजमेरी की घटना बड़ी रोचक है, मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले उनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे ओडिंगा जी दिल्ली मिलने आए थे। रविवार का दिन था और हम भी काफी देर बैठने का तय करके, क्योंकि कई लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिले थे। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई, बड़ी अनेक प्रकार से वो बहुत भावुक हो गए थे और रोजमेरी की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी। वो देख नहीं पाती थी। आप कल्पना कर सकते हो, जिंदगी के इस पड़ाव में आंखें चली जाए, इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। वो केन्या के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काम नहीं था। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो। लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही हैं। जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी की स्वर्णिम पल थी। मुझे खुशी है कि रोजमेरी भी आज इस समिट में हिस्सा ले रही है। उनकी बहन भी आई है। उसकी बहन तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही अब तो पढ़ा रही है और कल शायद वो अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली है। साथियों, 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने अनुभवों, अपने ज्ञान, अपनी जानकारी साझा करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। हमारी विरासत पूरी मानवता के लिए विरासत की तरह है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हम दुनिया का दर्द कम करने के लिए कृत संकल्प लोग हैं।
सर्वे संतो निरामया, यही तो हमारा जीवन मंत्र है। हमारा आयुर्वेद हजारों वर्षों की परंपरा, हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतीक है। और हम तो रामायण से जो सुनते आए हैं, लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो हनुमान जी हिमालय लौट आए और वहां से जड़ी बूटी लेके गए। आत्मनिर्भर भारत तब भी था। आयुर्वेद की समृद्धि के पीछे एक मुख्य कारण उसका ओपन सोर्स मॉडल रहा है। आज डिजिटल वर्ल्ड में ओपन सोर्स की बड़ी चर्चा होती है और कुछ लोग ये मानते हैं ये इन्हीं की खोज है। उन्हें मालूम नहीं है इस मिट्टी में हजारों साल से इस ओपन सोर्स की परंपरा रही है और आयुर्वेद पूरी तरह उस ओपन सोर्स परंपरा से ही विकसित हुआ है। जिस युग में जिसको लगा, जिसने पाया, जोड़ता गया। यानी एक प्रकार से आयुर्वेद विकास की मूवमेंट हजारों साल से चल रही है। नई नई चीजें जुड़ती गई हैं, बंधन नहीं है। नए विचारों को उसमें स्वागत होता है। समय के साथ अलग अलग विद्वानों के अनुभव, उनके अध्ययन ने आयुर्वेद को और मजबूत किया। आज के समय में भी हमें अपने पूर्वजों से सीख लेते हुए इसी इंटेलेक्चुअल ओपननेस की भावना से काम करना होगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े ज्ञान का विकास और विस्तार तभी संभव है जब उनको साइंटिफिक स्पिरिट में देखेंगे, उन्हें देश काल परिस्थिति के अनुसार ढालेंगे। साथियों, कल ही जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन हुआ है। यानी गुजरात की धरती पर जामनगर में विश्व का ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र बनना, यह हर हिंदुस्तानी के लिए, हर गुजराती के लिए गर्व का विषय है। और आज हम पहली आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक शुभ शुरुआत है। ये एक ऐसा समय है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 25 साल का हमारा अमृतकाल दुनिया के कोने कोने में ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्वर्णिम काल होगा। आज एक तरह से विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के नए युग का आरंभ हुआ है। मुझे विश्वास है आज की ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट आयुष के क्षेत्र में निवेश, व्यापार और इनोवेशन के नए रास्ते खोलेगी। आज जो विदेश के मेहमान आए हैं और जो पहली बार भारत के भी अन्य हिस्सों से लोग आए हैं, उनसे मैं जरूर आग्रह करूंगा, इस महात्मा मंदिर में एक दांडी कुटीर है। महात्मा गांधी परंपरागत चिकित्सा के प्रणेता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि समय निकालकर आप जरूर दांडी कुटीर की मुलाकात लीजिए। आजादी के इस अमृत काल में महात्मा गांधी को निकट से जानने का प्रयास कीजिए। एक अवसर आयुर्वेद के साथ साथ भी आप जाने मत दीजिए।
आज मैं एक और खुशी की खबर देना चाहता हूं। WHO के हमारे डायरेक्टर जनरल टेड्रस मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और जब भी मिलते थे एक बात अवश्य कहते थे कि देखिए मोदी जी, मैं जो कुछ भी हूं ना, मुझे बचपन से पढ़ाया था भारत के टीचर्स मेरे यहां थे, उन्होंने पढ़ाया था। मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर भारतीय टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है और मुझे बहुत बड़ा गर्व है भारत से जुड़ने में। आज जब सुबह मुझे मिले तो उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं तो अब पक्का गुजराती हो गया हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब मेरा नाम गुजराती रख लो। अभी मंच पे मुझे याद करा रहे थे कि भाई मेरा नाम तय किया कि नहीं किया। तो मैं आज महात्मा गांधी की इस पवित्र भूमि पर मेरे इस परम मित्र को गुजराती के नाते तुलसी भाई तुलसी वो पौधा है जो वर्तमान पीढ़ी तो भूल रही है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के अंदर हर घर के सामने वो पौधा लगाना, उसकी पूजा करनी, उसकी परंपरा रही है। तुलसी वो पौधा है जो भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक अहम हिस्सा है और इसलिए जब आयुर्वेद का समिट हो रहा है, और आपको जानकर के खुशी होगी कि दिवाली के बाद हमारे देश में उस तुलसी की शादी का बड़ा समारोह होता है। यानी आयुर्वेद से जुड़ी हुई है तुलसी। और जब गुजराती है तो बिना भाई के बात नहीं चलती है। और इसलिए आपका जो गुजरात के प्रति लगाव बना है, हर बार कुछ न कुछ गुजराती बोलने का आपका प्रयास रहा है, आपको जिन गुरुजनों ने शिक्षा दी है उनके प्रति आप लगातार श्रद्धा भाव व्यक्त करते रहे हैं। इस महात्मा मंदिर की पवित्र धरती से मुझे आपको तुलसी भाई कह करके पुकारने में विशेष आनंद हो रहा है। मैं फिर एक बार आप दोनों महानुभाव इस महत्वपूर्ण समारोह में हमारे बीच आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।